नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप वोटों की बारात देख रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ी खबर इस वक्त की और अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। पीएम मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंच चुके हैं। कुछ देर में अरुण जेटली आर्थिक प्रस्ताव पेश करेंगे। पार्टी के आर्थिक प्रस्ताव में काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका जिक्र होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। कल कार्यकारिणी के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने बता दिया है कि अब भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नोट बैन के फैसले को ऐतिहासिक बताया। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा। कार्यकारिणी के पहले दिन जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए और बीजेपी अध्यक्ष ने अपने भाषण में जो कहा, उससे इस बात का अंदाजा मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या बोल सकते हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत को सॉफ्ट स्टेट समझने का युग समाप्त हो गया है और चर्चा के लिए संसद है और प्रदर्शन के लिए बाहर। परंतु विपक्ष संसद और संसदीय गरिमा की मर्यादा नहीं रख पाया, इस हेतु उसकी निंदा की। नोटबंदी के विरोध में विपक्ष जिस तरह सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ, उसकी भी निंदा की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नोट बैन के फैसले को ऐतिहासिक बताया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नोट बैन से नक्सलवाद, आतंकवादी, जाली नोट बनाने वालों और टैक्स चोरी करने वालों पर बड़ी चोट हुई है। जाली नोट पर इतना परिणाम हुआ कि जाली नोट छापने वाला जो पाकिस्तान में मुखिया था, उसने आत्महत्या कर ली। आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादियों ने जो पैसा लाया था, उसका भी पर्दाफाश हो गया। ये भी कहा गया कि देश की जनता ने नोट बैन पर सरकार का साथ दिया है। राजनाथ सिंह के रखे प्रस्ताव में कहा गया कि संसद में चर्चा और प्रदर्शन बाहर होना चाहिए। नोट बैन के दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव और चंडीगढ़ के म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी की जीत का जिक्र भी किया गया। वहीं लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी को मध्य प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में कामयाबी मिली। कुल मिला के 10,000 सीटों पर चुनाव हुए। 8,000 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की। इतनी जबरदस्त सफलता इन दरमियान जब 50 दिन का पेन था तब भी मिला है। ये 50 दिन के चुनाव है और जिसका हमने जिक्र किया। यूपी चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक को भी बीजेपी जनता के बीच उपलब्धि के तौर पर गिना सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एलओसी पार आतंकी कैंपों पर हमले के फैसले की तारीफ की गई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। एक नेता ने खून की दलाली का बात की। दलाली तो उनको ही प्यारी है, लेकिन खून की दलाली की बात की, बहुत गंदी बात। और एक नेता तो सबूत मांग रहे थे। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है। सेना पर इस तरह से अविश्वास जनता को कभी रास नहीं आया। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव में कई अहम बातें कही गई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने बता दिया कि अब वो सिर्फ सहने वाला देश नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी सरकार की सोच और कार्रवाई पिछली सरकारों से अलग है। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये की निंदा की गई। पश्चिम बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए जानलेवा हमलों की निंदा की गई। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में हुए दंगों और ममता सरकार के रवैये पर भी गहरी चिंता जताई गई। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि धूलागढ़ में दंगा कराने वालों को बचाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर खुशी जताई गई। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हिंसा की जा रही है वो बहुत निंदनीय है और इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं हो सकता। अरुणाचल में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही अब देश के 10 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि 4 और राज्यों में वो सत्ता में साझेदार है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से बीजेपी गोवा और पंजाब में सरकार में है। उत्तराखंड और यूपी में वो सरकार में रह चुकी है।
जबकि मणिपुर में वो कभी सत्ता में नहीं रही। लेकिन सबसे अहम चुनौती यूपी ही है। उत्तर प्रदेश का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पे होता है। एक प्रकार से हिंदुस्तान को बदलने की नींव ये उत्तर प्रदेश में पड़ी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई एसपी, बीएसपी और कांग्रेस से है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 192 दिनों की परिवर्तन यात्राओं के बाद लखनऊ की महापरिवर्तन रैली में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जुटाकर बीजेपी ने दावा ठोक दिया है कि लखनऊ की लड़ाई में वो बाकियों से आगे है। घोषणाएं करने वाली सरकारें तो बहुत आई, लेकिन घोषणा कर करके हिसाब देने वाली पहली सरकार आपके चरणों में बैठी है। यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बीजेपी के लिए 5 राज्यों में चुनावी जीत की राह दिखाने वाला साबित हो सकता है। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।